रमेश पिछले काफी लंबे समय से सरिता के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। रमेश काफी हट्टा कट्टा था, इसीलिए सरिता की हालत लगातार खराब होती जा रही थी। सरिता रमेश को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश रुकने वाला नहीं था। सरिता बार बार रमेश को बोल रही थी, रुक जाओ, रहने दो, बस करो। लेकिन जितनी तेजी से सरिता की सीतकारें निकलती थी, उतनी ही तेजी के साथ रमेश उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाने में लगा हुआ था। दर्द के मारे सरिता की तेज तेज आवाजें निकल रही थी, लेकिन जितनी तेज सरिता की आवाजें निकल रही थी, उतनी ही तेजी के साथ रमेश उसके साथ संबंध बनाने में लगा हुआ था। रमेश सरिता के साथ ऐसे संबंध बना रहा था जैसे कोई जानवर हो। अब पूरे 2 घंटे तक इन दोनों के बीच में वासना का ये खेल चलता है। 2 घंटे बीत जाने के बाद सरिता रमेश को अपनी बाहों में जकड़ लेती है और रमेश ठंडा होकर सरिता के ऊपर ही लेट जाता है। इसके बाद ये दोनों उसी बेड पर सो जाते हैं। आखिर कौन थी वो सरिता, कौन थी वो नीतू और कौन था वो रिक्शे वाला रमेश? कैसे बन गए थे इन तीनों के बीच में अवैध संबंध? आइए जानते हैं आज की इस सच्ची घटना में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफर के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में ही एक जिला पड़ता है सीतापुर। इसी सीतापुर के रहने वाले उदय प्रताप सिंह के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक ही बेटी थी जिसका नाम था सरिता। उदय प्रताप सिंह जल निगम में नौकरी करते थे, लेकिन अब वो रिटायर हो चुके थे। अब वो घर में रहकर बस घर की देखभाल ही किया करते थे। उदय प्रताप सिंह की बेटी सरिता, जिसकी उम्र 25 साल की हो चुकी थी। सरिता एक सरकारी बैंक में कैशियर के पद पर तैनात थी। इनकी जिंदगी एकदम बढ़िया ठीक ठाक पटड़ी पर चल रही थी। लेकिन अब उदय प्रताप सिंह को अपनी बेटी सरिता की शादी की चिंता सताने लगी थी। इसीलिए उदय प्रताप सिंह ने अपने रिश्तेदारों में ये बोल रखा था कि अगर कोई लड़का हो सरिता से शादी करने के लिए तो मुझे जरूर बताना। अब इसी बीच में एक दिन उदय प्रताप सिंह के साड़ू उदय प्रताप सिंह के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि एक लड़का है जिसका नाम श्रीकांत है, छोटा सा परिवार है। श्रीकांत का खुद का छोटा सा बिजनेस है। अगर सरिता की शादी श्रीकांत के साथ हो जाती है तो सरिता खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएगी। साड़ू की यह बात सुनकर उदय प्रताप सिंह उसे कहते हैं, ठीक है, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी और पत्नी के साथ बात करूंगा। अब उदय प्रताप सिंह अपने घर पहुंचते हैं और अपनी पत्नी और सरिता को श्रीकांत के बारे में बताते हैं। सरिता की माँ और सरिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं। इसके बाद उदय प्रताप सिंह श्रीकांत के परिवार वालों से बात करते हैं। दोनों परिवारों की रजामंदी से लड़का लड़की दिखाई की रस्म की जाती है। श्रीकांत अपने पूरे परिवार के साथ सरिता के घर पर पहुंचता है उसे देखने के लिए। श्रीकांत पहली नज़र में ही सरिता को पसंद कर लेता है, क्योंकि सरिता दिखने में बेहद खूबसूरत थी और ऊपर से वो सरकारी नौकरी करती थी। जाहिर सी बात है, कोई भी श्रीकांत की जगह पर होता तो इस शादी से ना करता। इसके बाद परिवार वाले इन दोनों की शादी की एक तारीख तय कर देते हैं। तारीख थी 1 दिसंबर 2014। अब शादी होने के बाद सरिता श्रीकांत के घर में पहुंचती है और खुशी खुशी अपने पति के साथ जिंदगी बिताने लगती है। श्रीकांत सरिता को पाकर बहुत खुश था, क्योंकि सरिता दिखने में बेहद खूबसूरत थी। अब वक्त थोड़ा सा आगे बढ़ता है। देखते ही देखते साल 2016 आ चुका था। इनकी शादी को 2 साल बीत चुके थे, लेकिन अब श्रीकांत के कारोबार में श्रीकांत को लगातार घाटा पड़ रहा था। अब सरिता तो सरकारी नौकरी करती थी। वो सुबह सुबह अपने घर से निकल जाती थी और शाम को लौटकर घर आती थी। लेकिन श्रीकांत को अब सरिता से जलन होने लगी थी। इसीलिए श्रीकांत सरिता से कहता है कि तुम अपनी बैंक की नौकरी छोड़ दो। लेकिन सरिता इस बात से साफ साफ इनकार कर देती है। सरिता श्रीकांत से कहती है कि वो अपनी नौकरी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। अब इसी बात को लेकर आए दिन इन दोनों में झगड़े रहने लगते हैं। अब एक दिन जब इन दोनों में झगड़ा होता है तो श्रीकांत गुस्से में आकर सरिता के 2-3 थप्पड़ लगा देता है और सरिता गुस्से में आकर अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है। सरिता के माता पिता उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन सरिता अब अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। सरिता अपने माता पिता से कहती है कि वो श्रीकांत के साथ नहीं रहेगी, उसे श्रीकांत से तलाक चाहिए। श्रीकांत के परिवार वाले भी सरिता को मनाने के लिए उसके घर में जाते हैं।
लेकिन सरिता अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। साल 2016 में ही इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद सरिता अपने घर में ही रहकर अपनी बैंक की नौकरी कर रही थी। दरअसल जिस बैंक में सरिता नौकरी करती थी वो बैंक सरिता के घर से महज थोड़ी ही दूरी पर था, लेकिन फिर भी सरिता को आने जाने में परेशानी होती थी। इसीलिए सरिता ये फैसला करती है कि वो बैंक के पास ही किराए का एक कमरा लेकर रहेगी। अब सरिता बैंक के पास ही किराए पर एक कमरा लेती है और वहीं पर रहने लगती है। लेकिन हर शनिवार या फिर एतवार को सरिता छुट्टी वाले दिन अपने माता पिता के घर चली जाती थी और पूरा दिन अपने माता पिता के साथ ही बिताती थी। सरिता को जब भी कहीं पर जाना होता था तब वो रिक्शे का ही इस्तेमाल करती थी। अब एक दिन सरिता जब अपने किराए वाले कमरे से अपने घर जाने के लिए बाहर निकलती है तब उसकी नज़र एक रिक्शे वाले पर पड़ती है। सरिता उसे आवाज़ लगाती है। रिक्शे वाला सरिता के पास पहुंचता है। सरिता रिक्शे में बैठ जाती है और उसे बताती है कि मुझे इस जगह पर जाना है। रिक्शे वाला सरिता को लेकर चल पड़ता है, लेकिन बीच रास्ते में सरिता की नज़र रिक्शे वाले पर पड़ती है। सरिता देखती है कि वो दिखने में रिक्शे वाला लग नहीं रहा था। सरिता उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। रिक्शे वाला बताता है कि मेरा नाम रमेश है। दरअसल रमेश दिखने में काफ़ी हट्टा कट्टा था, इसीलिए सरिता का दिल रमेश पर आ चुका था। अब थोड़ी ही देर बाद सरिता का घर आ जाता है, लेकिन सरिता जब रिक्शे से उतरती है तो रमेश का नंबर ले लेती है और सरिता रमेश से कहती है कि मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं तुम्हें कॉल करूँगी, तो मुझे लेने के लिए आ जाना। इसके बाद रमेश वहाँ से चला जाता है। इसके ठीक थोड़े दिनों बाद सरिता जब अपने किराए वाले कमरे में रात को अपने बेड पर लेटी हुई थी तब उसे रमेश की याद आने लगती है। रमेश की याद आने पर वो अपने आप को सहलाने लगती है। उसके मन में रमेश को लेकर गलत गलत ख्याल आ रहे थे। अब सरिता अपना मोबाइल उठाती है और रमेश का नंबर डायल करती है। जैसे ही रमेश कॉल उठाता है सरिता उसे कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, तुम जल्दी आ जाओ। रात का समय था, लेकिन रमेश उसे मना नहीं करता। थोड़ी ही देर बाद रमेश अपना रिक्शा लेकर सरिता के किराए वाले कमरे पर पहुंच जाता है। अब रमेश जैसे ही सरिता के कमरे की डोर बेल बजाता है तो सरिता दरवाज़ा खोलती है और रमेश को अंदर आने के लिए कहती है। रमेश सरिता से पूछता है कि इतनी रात को आपको कहाँ जाना है, लेकिन सरिता रमेश की किसी भी बात का जवाब नहीं देती, बल्कि सरिता रमेश को कहती है कि तुम बैठ जाओ। रमेश कुर्सी लेकर बैठ जाता है और अब सरिता रमेश से पूछती है कि क्या तुम बियर पी लेते हो। रमेश कहता है हाँ, कभी कभार मैं बियर पी लेता हूँ। अब सरिता फ्रिज में से 2 बियर निकाल कर लाती है। एक बियर वो खुद पीने लगती है और एक रमेश को पकड़ा देती है। अब दोनों बियर पीते पीते बातें कर रहे थे। इसके थोड़ी देर बाद सरिता रमेश को टीवी का रिमोट पकड़ाते हुए कहती है तुम टीवी देखो, मैं बाथरूम में जाकर आती हूँ। रमेश टीवी देखने लगता है। सरिता बाथरूम में चली जाती है, लेकिन सरिता जैसे ही बाथरूम से लौट कर आती है तो उसे देखकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि सरिता ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे। अब सरिता रमेश के पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है। रमेश को पहले कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन सरिता जब रमेश की गोद में बैठ जाती है तो रमेश के शरीर में एक करंट दौड़ने लगता है। अब सरिता रमेश के साथ छेड़खानी करने लगती है। रमेश भी उसका साथ देने लगता है। थोड़ी देर तक दोनों में छेड़खानी चलती है। इसके बाद रमेश अपने और सरिता के सारे कपड़े निकालकर उसे बेड पर पटक देता है। इसके बाद बड़े ही दर्दनाक तरीके के साथ सरिता के साथ संबंध बनाता है। इन दोनों में ये खेल पूरे 2 घंटे तक चलता है। सरिता रमेश को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रमेश रुकने वाला नहीं था। सरिता उसे बार बार बोल रही थी रुक जाओ, रहने दो, क्या कर कर मानोगे, लेकिन रमेश सरिता की कोई भी बात नहीं सुनता। उस रात इन दोनों में कई बार अवैध संबंध बनते हैं। इसके बाद ये दोनों निडाल होकर वहीं पर सो जाते हैं। दरअसल अब सरिता की जिंदगी खुशियों से भर चुकी थी, क्योंकि पति से तलाक होने के बाद पहली बार उसे चरम सुख मिला था। वो रमेश की दीवानी हो चुकी थी। वक्त लगातार ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। जिस बैंक में सरिता नौकरी करती थी उस बैंक में एक दिन एक नई लड़की नौकरी करने के लिए आती है, जिसका नाम था नीतू। अब नीतू सरिता से कहती है कि वो शाहजहांपुर की रहने वाली है और उसे यहाँ पर रहने के लिए कोई कमरा चाहिए। अगर तुम्हें किसी कमरे का पता है तो मुझे बता दो। नीतू की इस बात पर सरिता उसे कहती है जिस कमरे में मैं रहती हूँ उसके साथ एक और कमरा है,
जो किराए के लिए खाली है, क्यों ना तुम वहीं पर शिफ्ट हो जाओ। अब नीतू ठीक उसी दिन अपना सामान लाकर सरिता के पास वाले कमरे में शिफ्ट हो जाती है। अब दोनों एक साथ नौकरी पर जाती थी और शाम को लौट कर आ जाती थी। अब एक दिन जब सरिता और रमेश रात के समय रंगरलियां मना रहे होते हैं और सरिता की तेज तेज आवाजें नीतू के कानों में भी सुनाई पड़ती हैं। नीतू को पहले समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन अब नीतू अपने कमरे से बिना किसी आवाज किए बाहर निकलती है और जैसे ही वो सरिता के कमरे के अंदर झांक कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। नीतू देखती है कि सरिता और रमेश ताबड़तोड़ शारीरिक संबंध बना रहे थे। उन्हें देखकर नीतू को भी कुछ कुछ होने लगा था, लेकिन नीतू अब वहां से लौटकर अपने बेड पर आती है और सो जाती है। इसके ठीक अगले दिन ही नीतू सरिता से कहती है कि वो कौन है जो रात को आता है। ये बात सुनकर सरिता हंसने लगती है और नीतू से कहती है, क्यों, क्या तुम्हें भी वो चाहिए? नीतू कहती है कि हाँ, क्यों मेरा मन नहीं करता। इस पर सरिता उसे कहती है, फिक्र मत करो, तुम्हारा नंबर भी जल्द ही आएगा। अब 10 दिसंबर 2014 को सरिता का बर्थडे था। उस दिन सुबह से ही सरिता और नीतू बर्थडे मनाने के लिए तैयारियों में लगी हुई थी। ये दोनों दोपहर से ही बियर पीने लगती हैं। दोपहर में ही इन्हें भयंकर नशा हो चुका था। शाम होते होते तो ये पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी। अब जैसे ही शाम होती है तो सरिता रमेश को कॉल करती है और उसे अपने कमरे में बुलाती है। थोड़ी ही देर बाद रमेश भी सरिता के कमरे पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये तीनों मिलकर बियर पीते हैं। तीनों को भयंकर नशा हो चुका था। कमरे में म्यूजिक चल रहा था। सरिता रमेश के पास आकर उसके साथ छेड़खानी करने लगती है, लेकिन रमेश नीतू की तरफ देखकर सरिता को इशारा करता है कि नीतू देख रही है, लेकिन सरिता उसे कहती है, फिक्र मत करो, आज तुम्हें दोनों के साथ ही करना है। ये बात सुनकर तो रमेश की मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसके बाद ये तीनों अपने अपने कपड़े निकाल देते हैं और बेड पर पहुंच जाते हैं। अब रमेश बारी बारी से दोनों के साथ संबंध बना रहा था। कभी वो सरिता के साथ संबंध बनाता तो कभी नीतू के साथ। इस तरह से पूरी रात ही इन तीनों के बीच में वासना का खेल चलता है। इसके बाद ये तीनों निडाल होकर उसी कमरे में सो जाते हैं, लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तब सरिता के कानों में किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज़ें आती हैं। सरिता जब अपने कमरे का दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि बाहर एक औरत खड़ी थी जो बड़ी ही तेज आवाज़ में बोल रही थी। दरअसल वो औरत कोई और नहीं, उसी रमेश रिक्शे वाले की पत्नी थी। रमेश की पत्नी बहुत गुस्से में थी। वो रमेश को गालियां देने लगती है, जिसकी वजह से आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन सरिता मामले को शांत करने के लिए रमेश की पत्नी को अपने साथ कमरे में अंदर लेकर आती है और ये तीनों हाथ जोड़कर रमेश की पत्नी से माफ़ी मांगते हैं। सरिता रमेश की पत्नी से कहती है, जो हो गया सो हो गया, आगे से ऐसा नहीं होगा, एक बार हमें माफ़ कर दो। इसके बाद रमेश की पत्नी रमेश को अपने साथ लेकर चली जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।